साल 1600 इंग्लैंड में कुछ अमीर व्यापारियों के मन में एक बड़ा सपना था, एशिया के मसालों, रेशम और कीमती सामानों का व्यापार करना। यूरोप में उस समय मसालों की कीमत सोने जैसी थी। इसी लालच में उन्होंने रानी एलिजाबेथ से एक वाणिज्यिक कंपनी बनाने की अनुमति मांगी। रानी ने अनुमति दी और जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंपनी का मकसद था केवल व्यापार। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही कंपनी एक विशाल देश की किस्मत बदल देगी। उनके जहाज इंडोनेशिया, चीन, जापान तक पहले से घूम रहे थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी भारत से, क्योंकि भारत उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहीं से ब्रिटिशों की नजर भारत पर पड़ी। उनका उद्देश्य अभी केवल व्यापार था, लेकिन इस व्यापार के अंदर छिपा हुआ था भविष्य का साम्राज्य। साल 1608 ब्रिटिश जहाज हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। यह था ब्रिटिशों का पहला आधिकारिक आगमन। कप्तान विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने उन्हें छोटा व्यापारी समझकर इजाजत दे दी। उन्होंने सोचा नहीं था कि यही इजाजत भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इस अनुमति से ब्रिटिशों को भारत में कारखाने, गोदाम और व्यापारिक केंद्र बनाने का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। यह ब्रिटिशों का सिर्फ पहला कदम था, लेकिन आगे आने वाली चालें भारत को सदियों की गुलामी में धकेलने वाली थीं। शुरुआत में ब्रिटिश सिर्फ मसालों, नील, चाय और रेशम का व्यापार कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि भारत सिर्फ व्यापार का बाजार नहीं, बल्कि सत्ता का द्वार है। उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है और छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे हैं। ब्रिटिशों ने सोचा, जहां राजाओं में एकता नहीं है, वहां हम आसानी से अपनी पकड़ बना सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीति समझनी शुरू की। राजाओं के बीच फूट डालना, किसी को हथियार देना, किसी को पैसे देकर प्रभावित करना, यह सब शुरू हो गया। ब्रिटिश व्यापारी से धीरे धीरे राजनीतिक खिलाड़ी बन गए। उनका लक्ष्य अब सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि राज करना था। जैसे जैसे ब्रिटिशों का व्यापार बढ़ता गया, उन्हें एक बड़ी चिंता सताने लगी कि अगर किसी स्थानीय राजा ने हमारे केंद्रों पर हमला कर दिया तो। इस डर से उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपनी खुद की निजी सेना कॉलम, प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू कर दी। भारतीय सिपाहियों को अच्छी तनख्वाह, यूनिफॉर्म और प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में भर्ती किया गया। सन 1720 तक कंपनी की सेना 20,000 से अधिक हो चुकी थी। भारत में कोई और व्यापारी इतनी बड़ी सैन्य शक्ति नहीं रखता था। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं थी, वह छोटे छोटे राज्यों को दबाने वाली सैन्य ताकत बन चुकी थी। सेना के बल पर उन्होंने किले बनाए, क्षेत्र कब्जे में लिए और व्यापार पर नियंत्रण मजबूत किया। यही निजी सेना आगे चलकर युद्धों में निर्णायक साबित हुई, जिससे ब्रिटिशों को भारत पर राजनीतिक नियंत्रण का रास्ता मिला। 1700 के दशक में भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था बंगाल। यहाँ रेशम, चावल, नील, व्यापार और धन की कोई कमी नहीं थी। ब्रिटिशों ने समझ लिया, अगर बंगाल हाथ में आया तो पूरा भारत अपने आप हमारे आगे झुक जाएगा। लेकिन बंगाल पर शासन कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला, एक युवा, दृढ़ और चालाक नेता। सिराज ने ब्रिटिशों के कामकाज पर रोक लगानी शुरू की। उन्होंने कहा, किले मत बढ़ाओ, अपनी सेना मत बढ़ाओ, हमें तुम पर शक है। ब्रिटिश इससे बेहद नाराज हुए। उनके व्यापार पर सीधा खतरा पैदा हो गया। यहीं से शुरू हुआ बंगाल को हथियाने का असली खेल, धोखे, लालच और गद्दारी का खेल। 23 जून 1757 भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन। नवाब सिराजुद्दौला की सेना संख्या में बढ़ी थी, लेकिन ब्रिटिशों ने एक ऐसी चाल चली जिसने खेल पलट दिया, गद्दारी। ब्रिटिशों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर और कई अमीरों को लालच देकर खरीद लिया। युद्ध के दिन सिराज की सेना का बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं। सिराज अकेला पड़ गया और ब्रिटिशों ने आसानी से युद्ध जीत लिया। कहते हैं, भारत जीता नहीं गया, भारत बेचा गया था। इस जीत से ब्रिटिशों को बंगाल की सत्ता, खजाना और प्रशासन पर पूरा अधिकार मिल गया। यहीं से कंपनी का राज शुरू हुआ। 1765 भारत के इतिहास में ऐसा साल था जिसने आगे आने वाली लगभग 100 साल की गुलामी की बुनियाद रख दी। प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, लेकिन अभी भी उनके पास सत्ता का आधिकारिक अधिकार नहीं था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय कमजोर स्थिति में थे।
अंग्रेजों ने उनका फायदा उठाया और उन्हें एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करवाए जिसने भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए बदल दी। दीवानी हक। दीवानी हक का मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की आय वसूलने का अधिकार, यानी टैक्स वसूली, राजस्व नियंत्रण और आर्थिक फैसलों पर पूरा अधिकार। यह अधिकार मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई। भारत के लोग मेहनत करते थे, लेकिन उनकी कमाई सीधे अंग्रेजों की तिजोरी में जाने लगी। किसानों पर भारी कर लगाए गए, जिससे भुखमरी बढ़ी। व्यापारियों पर नियंत्रण सख्त कर दिया गया ताकि वे अंग्रेजों के सामने कमजोर रहें। बंगाल, जो कभी धरती का स्वर्ग माना जाता था, धीरे धीरे गरीबी और अकाल का केंद्र बन गया। 1770 का बंगाल अकाल, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, सीधे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का परिणाम था। दीवानी हक मिलने के बाद कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो एक आर्थिक शासक बन चुकी थी। यही वो पल था जब भारत की आर्थिक रीढ़ टूटनी शुरू हुई और ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। दीवानी हक मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक रूप से इतनी मजबूत हो गई कि अब उसे पूरे भारत पर कब्जा करने से कोई रोक नहीं सकता था। अंग्रेजों ने एक रणनीति अपनाई, पहले राज्य कमजोर करो, फिर युद्ध करो और फिर कब्जा कर लो। सबसे पहले उनकी नजर दक्षिण भारत पर गई। मैसूर साम्राज्य उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। 4 बड़े मैसूर युद्ध हुए। टीपू सुल्तान ने आखिरी दम तक लड़ाई की, पर 1799 में शेरे मैसूर युद्ध में वीरगति पा गए। मैसूर अंग्रेजों के अधीन चला गया। इसके बाद अंग्रेजों ने नजर डाली मराठा साम्राज्य पर। मराठा पहले से ही आंतरिक संघर्षों से जूझ रहे थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और 3 बड़े मराठा युद्ध लड़े। अंतिम मराठा युद्ध 1817 से 18 में मराठा शक्तियां टूट गई और मध्य भारत अंग्रेजों के हाथ में चला गया। फिर आया पंजाब का नंबर। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ा और अंग्रेजों ने 2 युद्धों में पंजाब जीत लिया। 1849 में पूरा पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इन लगातार जीतों के बाद अंग्रेजों ने भारत के लगभग 70% भूभाग पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाकी रियासतें भी अंग्रेजों की कठपुतली बन चुकी थीं। भारत अब एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का आधार बन चुका था। 1948 से 1950 के दशक तक अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। किसानों पर भारी कर, व्यापारियों को बर्बाद करने वाली नीतियां, सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सब मिलकर भारतीयों के अंदर गुस्सा भर रहे थे। इसके ऊपर सेना में भेदभाव, भारतीय सिपाहियों को कम वेतन और कठोर व्यवहार आग में घी जैसा काम कर रहा था। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ, यह वर्षों से जमा आक्रोश का विस्फोट था। चिंगारी तब भड़की जब सैनिकों को नई कारतूसें दी गईं, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमान का विषय था। 10 मई 1857 मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग दिल्ली पहुंची। बहादुर शाह जफर को फिर से भारत का सम्राट घोषित किया गया। फिर लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, ग्वालियर, हर जगह विद्रोह भड़क उठे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता की मिसाल पेश की। तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। हालांकि अंत में अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया, लेकिन 1857 ने भारत को एक सच्चाई दिखा दी कि अगर हम एकजुट हों तो अंग्रेजों को हिला सकते हैं। यह विद्रोह आजादी के संघर्ष की असली शुरुआत था। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। अंग्रेज सरकार ने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर शासन करने के लायक नहीं रही। विद्रोह ने यह साफ कर दिया कि भारतीय अब कंपनी के अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। उन्होंने वादा किया कि भारतीयों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा, पर वास्तविकता इससे अलग थी। ब्रिटिश राज ने रेलवे, टेलीग्राफ, अदालत, शिक्षा प्रणाली जैसी कई मॉडर्न चीजें लाईं,
लेकिन इन सब का असली मकसद था भारत को ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना। ब्रिटिश राज में भारत की दौलत और संसाधन लगातार लूटे गए, किसानों पर कर बढ़ता गया, उद्योग बंद होते गए और एक समृद्ध राष्ट्र धीरे धीरे गरीबी में डूबता गया। लेकिन इसी समय भारतीयों में एक नई चेतना भी आई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब की लड़ाई ने नई पीढ़ी को प्रेरित किया। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गांधी, नेहरू जैसे नेताओं की सोच से आजादी का नया आंदोलन जन्म लेने लगा। 1858 से 1947 का काल भारत की अंतिम गुलामी और आने वाली आजादी की बुनियाद भी साबित हुआ।